एपिसोड 336। यह वीडियो केवल 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के दर्शकों के लिए है। इसमें दिखाया गया कंटेंट केवल मनोरंजन के उद्देश्य से बनाया गया है। इस वीडियो में किसी भी प्रकार की अश्लील, हिंसक या अवैध गतिविधियों को बढ़ावा नहीं दिया गया है। ये सामग्री पूरी तरह से YouTube कम्युनिटी गाइडलाइंस और स्थानीय कानूनों के अनुरूप है। नाबालिगों को इस वीडियो से दूर रखा जाए। दर्शकों से अनुरोध है कि सामग्री को जिम्मेदारी से देखें। एपिसोड 336। कमरा वैभव से भरा हुआ था। इसकी दीवारें जटिल सुनहरे पैटर्न से सजी थीं जो झूमरों की कोमल चमक के नीचे झिलमिला रही थीं। आलीशान मखमली गद्दियां और लाल सुनहरे रंगों के रेशमी पर्दे कमरे को घेरे हुए थे, जो आलीशान संगमरमर के फर्श के साथ पूरी तरह मेल खा रहे थे। कमरे के बीचों बीच प्रताप दीवान पर लेटे हुए थे। उनके बगल में रत्नजड़ित हुक्का रखा था। जैसे ही उन्होंने गहरी सांस ली, हवा में सुगंधित धुएं की खुशबू फैल गई। उनकी आधी बंद आंखें उनींदे विचारों में खो गईं। उनके आगे महिलाओं का एक समूह पारंपरिक वाद्य यंत्रों की लय पर शानदार नृत्य कर रहा था। उनकी गतियां प्रवाहमय और सटीक थीं। उनके जीवंत वस्त्र मंद रोशनी वाले कमरे में लपटों की तरह घूम रहे थे। माहौल भोग विलास और अधिकार का था, जो उस व्यक्ति को प्रसन्न करने के लिए रचा गया था जो सब पर राज करता था। एक नौकर सावधानी से पास आया और झुककर प्रताप को एक स्मार्टफोन थमा दिया। थकान और धुएं से लाल हो चुकी प्रताप की आंखें धीरे धीरे खुली और उसने डिवाइस लेते हुए एक घुरघुराहट के साथ अपना सिर हिलाया, मानो अपनी धुंध दूर करने की कोशिश कर रहा हो। अब क्या है? उसने कर्कश स्वर में पूछा। नौकर कांप उठा। उसके होंठ कांप रहे थे और वह बोलने की हिम्मत जुटा रहा था। प्रताप की तीखी, उम्मीद भरी निगाहें उसे घूर रही थीं। आखिरकार उसने कहा, महाशय, निकोबार जीतने के लिए भेजे गए नौसैनिक जहाज और बेड़े नाकाम हो गए हैं। प्रताप का चेहरा काला पड़ गया। उसकी भौहें अविश्वास से सिकुड़ गईं। वह सीधा बैठ गया। उसकी आवाज हवा में गूंज रही थी। क्या कहा तुमने? लगता है मैंने तुम्हारी बात गलत सुनी। नौकर ने बड़ी मुश्किल से निगला और दोहराया, श्रीमान, नौसेना के वाहक और बेड़े विफल हो गए हैं। कमरे में सन्नाटा छा गया। संगीत अचानक बंद हो गया और नर्तक बीच में ही ठिठक गए। सबकी नजरें प्रताप पर टिक गईं, जो खबर की गंभीरता को समझते हुए निश्चल बैठा था। फिर गुस्से से दहाड़ते हुए उसने हुक्का उठाया और कमरे में फेंक दिया। हुक्का दीवार से टकराकर टूट गया। अंगारे और कांच बिखर गए और सब दहशत में आ गए। यह क्या है? वह जोर से खड़ा हुआ। उसकी आवाज तेज हो गई। क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो? वह बेकाबू होकर बेतहाशा इशारों से टहलते हुए बोला। आखिर उसने नौसेना को कैसे हरा दिया? क्या वह सिर्फ एक व्यापारी नहीं है, या उसने रातों रात पूरी सेना खड़ी कर ली है? मुझे मत बताओ कि कोई देश उसका समर्थन कर रहा है। प्रताप की तीखी निगाहों से नौकर कांप उठा और सिकुड़ गया। बेकार, प्रताप थूका। तुम सब बिल्कुल बेकार हो। उसकी आवाज हॉल में गूंज उठी। उसकी मुट्ठियां भींच गईं और वह हताशा से उबल पड़ा। वह अचानक रुका और नौकर की ओर मुड़ा। जाओ और उस बेवकूफ जगेश को ढूंढो। सर, वह इस समय एक महत्वपूर्ण मीटिंग में है। चुप रहो। प्रताप ने उसकी बात काटते हुए गरज कर कहा। उसे तुरंत यहाँ लाओ, वरना मैं तुम्हें तुरंत नौकरी से निकाल दूंगा। नौकर लड़खड़ाकर पीछे की ओर झुका और फिर तेजी से भाग गया। प्रताप वहीं खड़ा रहा। उसकी सांसें तेज थीं और आंखें गुस्से से धधक रही थीं, जबकि बाकी कमरा भय से सन्नाटे में जम गया था। एम्पायर पर नए अध्याय प्लेन द्वीप का क्षितिज अंतहीन रूप से फैला हुआ था। शांत समुद्र पर गतिहीन खड़े युद्धपोतों के विशाल आकार प्रकारों से भरा हुआ। अमन अवलोकन डेक के किनारे खड़ा था। उसकी पैनी नजर विशाल बेड़े पर थी। द्वीपों के चारों ओर INS त्रिनेत्र, INS अग्निबाला और INS सूर्योदय थे। ये सभी नौसैनिक इंजीनियरिंग और सैन्य शक्ति का उत्कृष्ट नमूना थे। INS ट्रिंटेरा, एक भविष्यदर्शी विमानवाहक पोत जिसका डेक उन्नत वर्टिकल टेक ऑफ और लैंडिंग VTOL जेट विमानों से सुसज्जित है, जिनमें से प्रत्येक स्टील्थ सिस्टम और हाइपरसोनिक मिसाइलों से लैस है। इस पोत में एक परमाणु प्रणोदन प्रणाली थी, जिससे ये बिना ईंधन भरे वर्षों तक संचालित हो सकता था। इस पोत पर एजिस गार्जियन डिफेंस सिस्टम लगा था, जो रडार और मिसाइल बैटरियों का एक परिष्कृत नेटवर्क है जो 500 किलोमीटर के दायरे में हवाई खतरों को बेअसर करने में सक्षम है। INS अग्निबाला, एक अत्याधुनिक विध्वंसक। इसके चिकने डिजाइन में अनुकूली छलावरण तकनीक का इस्तेमाल किया गया था, जिससे ये नंगी आंखों और रडार दोनों से लगभग अदृश्य हो गया था। हाइपरल तोपों से लैस, जो इसे मैक 7 की गति से चुंबकीय रूप से त्वरित प्रक्षेपास्त्र दागने में सक्षम बनाती थी। ये समुद्र में एक विनाशकारी शक्ति थी। अग्निबाला गुप्त अभियानों के लिए EMP पेलोड से लैस पानी के नीचे के ड्रोन भी ले जा सकता था। INS सूर्योदय, शक्ति से भरपूर एक युद्ध क्रूजर जिसका मुख्य हथियार सौर कण किरण है, जो वायुमंडल से सटीक हमले करने में सक्षम है।
इस जहाज में टॉर्पीडो रोधी सुरक्षा भी थी और गहरे समुद्र में युद्ध के लिए डिजाइन किए गए स्वायत्त लड़ाकू ड्रोन भी थे। इसका पतवार ग्राफीन टाइटेनियम मिश्र धातु से मजबूत किया गया था, जिससे ये किसी भी पारंपरिक हमले के लिए लगभग अभेद्य था। शक्ति का प्रदर्शन अद्भुत था और अपने लिए कुछ जहाज प्राप्त करने के बावजूद अमन इन्हें जाने देने की योजना नहीं बना रहा था। थोड़ी ही दूरी पर द्वीप पर स्थित किलेबंद परिसर में सैनिकों की कतारें मूर्तियों की तरह खड़ी थीं। साफ सुथरी सफेद वर्दी पहने उनके हाथों में स्लीक वीआर हेडसेट थे जो एम्बेडेड एआई संचालित न्यूरल स्टिम्युलेटर से मंद मंद चमक रहे थे। उनकी उपस्थिति अत्याधुनिक अनुशासन और तकनीक का प्रतीक थी। इमर्सिव वीआर वातावरण में सैनिकों ने संज्ञानात्मक पुनर्रेखण नामक एक प्रक्रिया से गुजरा। कार्यक्रमों ने उनकी वफादारियों को फिर से जोड़ा, पुरानी निष्ठाओं को भंग किया और अमन के उद्देश्य के प्रति गहरी निष्ठा को स्थापित किया। उन्नत अवचेतन कोडिंग और तंत्रिका प्रतिक्रिया लूप ने सुनिश्चित किया कि ये परिवर्तन अपरिवर्तनीय थे। पास में ही एक वैज्ञानिक कंसोल से प्रक्रिया पर नजर रख रहा था। इस पुनर्संयोजन में क्वांटम स्तरीय सिनेप्टिक पुनर्संयोजन का उपयोग किया गया, जिससे उनकी स्मृतियां अक्षुण्ण रहीं, लेकिन उनकी भावनाओं और निष्ठा को पुनः क्रमादेशित किया गया। अमन भावशून्य भाव से देखता रहा। उसका आत्मविश्वास झलक रहा था जब सैनिकों का एक और समूह वीआर कक्ष में प्रवेश कर रहा था। उसके पीछे एक छोटा समूह इकट्ठा हुआ था। उनकी प्रतिक्रियाएं भिन्न भिन्न और स्पष्ट थीं। अमन के पिता रॉय प्रशंसा और बेचैनी के बीच उलझे हुए अकड़कर खड़े थे। उनकी नजरें शक्तिशाली बेड़े और रेजिमेंटल सैनिकों के बीच घूम रही थीं, जिनमें विस्मय और अस्वीकृति का एक द्वंद्व झलक रहा था। उनके हाथ फड़क रहे थे, मानो उन्हें समझ नहीं आ रहा हो कि तालियां बजाएं या डांटें। ये रॉय को शब्द ढूंढने में दिक्कत हो रही थी। उसकी आवाज लड़खड़ा रही थी। क्या मुझे अपने बेटे की इस उपलब्धि पर गर्व होना चाहिए या तुम पर गुस्सा होना चाहिए? अपने देश के साथ खेलने के लिए। अमन की आत्मसंतुष्ट मुस्कान और गहरी हो गई जब वह अपने पिता की ओर मुड़ा। पिताजी, दुनिया अब पहले जैसी नहीं रही। वफादारी अब एक वस्तु बन गई है। मुझे खुद को और दूसरों को बचाने के लिए जो करना है करना होगा। उनके पास क्लेयर का चेहरा गर्व से चमक उठा। उसकी आवाज धीमी लेकिन दृढ़ विश्वास से भरी थी। अमन, तुमने वो हासिल कर लिया है जिसका दूसरे लोग सिर्फ सपना ही देख सकते हैं। इतना साहसिक सपना तुम्हारी प्रतिभा, साहस और दृढ़ संकल्प को दर्शाता है। तुम ही भविष्य हो। समूह में सबसे ज्यादा स्तब्ध सूरी की माँ अमेलिया थी। उसका हमेशा शांत रहने वाला व्यवहार डगमगा गया। उसके चेहरे पर अविश्वास साफ झलक रहा था। वह बार बार पलकें झपका रही थी। उसका मुंह थोड़ा खुला हुआ था, मानो सोच रही हो कि क्या उसके सामने जो नजारा था वह सच भी था। हालांकि मारिया अपनी ही भावनाओं के भंवर में फंसी हुई लग रही थी। उसकी प्रतिक्रिया मौखिक से ज्यादा शारीरिक थी। उसने सैम को चुटकी काटी, जो दर्द से चीखा और उसे घूरने लगा। तुम क्या कर रही हो मारिया? सैम ने अपना हाथ रगड़ते हुए कराहते हुए कहा, ये जांचने के लिए कि जो मैं देख रही हूँ वह वास्तविक है या नहीं, मारिया ने कहा। उसकी आवाज स्तब्ध थी। उसकी आंखें बेड़े पर टिकी हुई थीं। सैम ने मुंह बनाया, तो फिर चुटकी काटो। मारिया की तीखी नजर ने उसकी नजरें चुरा ली, इतनी तेज कि उसने बात ही छोड़ दी। अपनी बाहें क्रॉस करके उसने बुदबुदाया, अविश्वसनीय। उसके बगल में आर्या ने समर्पण भाव से हाथ ऊपर उठाए। उसकी आंखों में गर्व और विस्मय का मिश्रण था। यह समझ से परे है। किराए के ऑफिस से यहाँ तक, यह एक सपना है जो हकीकत में बदल गया है। एक सच्चा चमत्कार। सूरी आगे बढ़ी। उनके शांत स्वभाव ने उनके भीतर के तूफान को छिपा दिया। उन्होंने अमन से सीधे बात की। उनकी आवाज स्थिर थी। आपने प्रधानमंत्री को तो अपने नियंत्रण में ले लिया है, लेकिन राजपूत अभी भी एक ताकत हैं, और बाकी परिवार भी। अमन ने उसकी चिंता स्वीकार करते हुए सिर हिलाया। राजपूतों को खत्म करने के बाद दूसरे परिवार ज्यादा खतरा नहीं रहेंगे, फिर भी उन पर नियंत्रण रखना बेहतर है। जी हाँ मैडम, अमन ने दृढ़तापूर्वक उत्तर दिया। माहौल तनाव से भरा था, लगभग दम घुटने जैसा, ऐसा कि आत्मा जकड़ जाए और छूटने का नाम ही न ले। ये किला चुनौती के गढ़ की तरह खड़ा था। इसकी दीवारें क्षितिज पर ऊंची उठी हुई थीं, जो राजपूतों के गौरव और शक्ति का गौरवपूर्ण प्रमाण थीं। बाहर विशिष्ट बल मैदान में उस समय की स्थिति के अनुरूप तीव्रता से गश्त कर रहे थे। ये कोई साधारण सुरक्षाकर्मी नहीं थे, बल्कि उच्च प्रशिक्षित ऑपरेटिव थे, जिनकी गतिविधियां तेज और सोची समझी थीं। आसमान में ड्रोन लगातार खतरों की तलाश में मंडरा रहे थे, जबकि अलौकिक कमांडरों ने पूरे किले की परिधि के चारों ओर रणनीतिक रूप से तैनात सैनिकों के विशाल नेटवर्क को निर्देशित किया। किले का हर कोना सुरक्षित था। हर सैनिक युद्ध के लिए तैयार था। अंदर किले का भव्य हॉल बाहर के तनाव को प्रतिबिंबित कर रहा था। इसकी विशालता, जिसकी दीवारें सदियों पुराने चित्रों से सजी थीं, जिन पर अतीत की विजयों की झलकियां थीं,
फिर भी अपनी भव्यता के बावजूद एक दमनकारी सन्नाटा छाया हुआ था जिसे दूर नहीं किया जा सकता था। एक लंबी ओक की मेज के सिरहाने प्रताप राजपूत बैठे थे। उनके कभी गर्वित कंधे इस संकट के बोझ तले दबे हुए थे। उनके बगल में उनके दोनों बेटे अर्जुन और रुद्र बैठे थे। दोनों में से बड़ा अर्जुन शांत अधिकार का भाव लिए हुए था। उसके चेहरे पर एक गंभीर भाव था जो बीच बीच में अपने पिता की ओर देख रहा था। रुद्र, जो थोड़ा छोटा था लेकिन दोनों में से ज्यादा चतुर था, परेशान लग रहा था। वह उनकी साइबर सुरक्षा को मजबूत करने का जिम्मा संभाल रहा था और अब उसके दिमाग में अनुत्तरित सवालों का तूफान था क्योंकि देश के नेटवर्क अभूतपूर्व घेरे में थे। मेज के सबसे दूर वाले कोने पर उनके बेटे जगेश और विशाल बेचैनी भरी खामोशी में बैठे थे। जगेश के चेहरे पर गंभीरता थी, उसकी तीखी निगाहें एक उबलती हुई हताशा को दर्शा रही थीं। दूसरी ओर विशाल पीला पड़ गया था। मेज के किनारे को पकड़ते हुए उसके हाथ हल्के से कांप रहे थे और उसका मन अपनी हालिया हार के विचारों से भर गया था। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि ऐसी बात संभव है। उनका शक्तिशाली नौसैनिक बेड़ा नष्ट हो गया। नहीं, ये सिर्फ नष्ट नहीं हुआ बल्कि इसे पराजित कर दिया गया और अमन के उपयोग के लिए ले जाया गया। यह अविश्वसनीय था। बात ये कैसे हुई? विशाल ने खुद से बुदबुदाया। उसकी आवाज फुसफुसाहट से थोड़ी ही ऊपर थी। उसे निराशा में डूबने से बचाने वाली एकमात्र चीज एक नाजुक सी उम्मीद थी। अमन ने भले ही जोरदार वार किया हो लेकिन लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई थी। उनके पास अभी भी एक मौका था। उसने मन ही मन इसे मंत्र की तरह दोहराया, ये अभी खत्म नहीं हुआ है। प्रताप ने सन्नाटा तोड़ा। उनकी गहरी आवाज कमरे में गूंज उठी। रुद्र, उन्होंने अपने छोटे बेटे की ओर मुड़ते हुए कहा, क्या तुम्हारे पास कोई रिकॉर्ड है कि यह सब कैसे हुआ? बेड़े की हार के बारे में कोई खबर है? रुद्र ने धीरे से सिर हिलाया। उसका चेहरा निराशा से भरा हुआ था। नहीं पिताजी, प्रसारण नेटवर्क पूरी तरह से प्रधानमंत्री और उनके कर्मचारियों के नियंत्रण में है। मैं उन तक पहुंचने की कोशिश कर रहा हूं लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। अगर मुझे पहले पता होता तो शायद मैं कुछ इंटरसेप्ट कर पाता, लेकिन अब ये नामुमकिन है। प्रताप की भौहें तन गईं। और बेड़ा, क्या ये गलत अलार्म हो सकता है? ऐसा नहीं है, जगेश ने तीखी आवाज में बीच में कहा। मैंने बचे हुए अफसरों से अफवाहें सुनी हैं। वे बिखरे हुए और भ्रमित हैं। वहाँ जो कुछ भी हुआ वह सामान्य नहीं था। प्रताप पीछे झुक गया और एक पल के लिए आंखें बंद करके उस भयावह समाचार को सुनने लगा। राजेश को फोन करो, उसने आखिरकार कहा। देखो वो जवाब देता है या नहीं। अगर नहीं देता तो तुम में से किसी एक को खुद वहां जाना होगा। घंटों से वे राजधानी में तैनात कमांडर राजेश से संपर्क करने की कोशिश कर रहे थे लेकिन हर कोशिश खामोशी के साथ खत्म हो रही थी। अर्जुन ने दरवाजे पर खड़े एक गार्ड को इशारा किया। उसे फिर से फोन करो, इसे मुख्य स्क्रीन पर लगा दो। कमरे में बेचैनी भरी खामोशी छा गई और वे कॉल कनेक्ट होने का इंतजार करने लगे। सन्नाटा तोड़ते हुए अर्जुन ने तीखे स्वर में कहा, यह अभूतपूर्व है। वे इतना निर्णायक हमला कैसे कर सकते हैं? क्या कोई अंदर का आदमी था? ये बात सही नहीं है। रुद्र ने सहमति जताई। हमारी सेनाएं दुनिया में सबसे बेहतरीन हैं। उन्होंने हमें हराने के लिए जो भी इस्तेमाल किया वो पारंपरिक नहीं था। जगेश ने तेजी से सांस छोड़ते हुए कहा। उसका धैर्य जवाब दे रहा था। इतना समय क्यों लग रहा है? कोई भी हमें सही रिपोर्ट क्यों नहीं दे पाया? जगेश ने झुंझलाहट में कहा, जिससे दिल्ली से संपर्क करने की कोशिश कर रहे लोग चौंक गए। ये कनेक्ट हो गया, उनमें से एक ने अंततः घोषणा की। अचानक स्क्रीन चमकी और कॉल कनेक्ट हो गई। साम्राज्य पर पढ़ना जारी रखे। कमरे में मौजूद हर किसी की नजर मॉनिटर पर गई, लेकिन राजेश के जाने पहचाने चेहरे की जगह कोई और नजर आया। वह आदमी अपनी कुर्सी पर बेपरवाही से झुका हुआ था। उसके होठों पर एक हल्की सी मुस्कान थी। राजपूतों को यह समझने में एक पल लगा कि वे किसे देख रहे हैं। यह अमन है, विशाल ने फुसफुसाते हुए कहा। उसकी आवाज कांप रही थी। प्रताप का चेहरा पीला पड़ गया। क्या? वह दहाड़ा। उसका सदमा इतना गहरा था कि उसे जोर से खांसी आने लगी। अर्जुन ने आंखें सिकोड़ ली। उसकी आवाज शोर को चीरती हुई आई। राजेश कहाँ है? और तुम कौन हो? पापा, ये तो अमन है। जगेश झल्ला कर बोला। उसकी झुंझलाहट फूट पड़ी। आप उसे पहचानते भी नहीं? आप उसका चेहरा कैसे नहीं पहचान पाए? अर्जुन सख्त हो गया। हालांकि उसने जल्दी से अपनी बात छिपा ली। सच तो ये था कि उसने अमन के बारे में कभी सोचा ही नहीं था। उसे एक मामूली इंसान समझकर नजरअंदाज कर दिया था। उसका मानना था कि वह आदमी कोई ऐसा काम नहीं कर सकता जिससे उसे कोई असली खतरा हो। स्पीकरों में एक धीमी मजाकिया हंसी गूंजी। अमन आगे झुका। उसकी गहरी आंखें खुशी से चमक रही थीं। आश्चर्य, उसने धीरे से कहा। उसके स्वर में अहंकार झलक रहा था। क्या तुम सब हैरान हो? प्रताप ने अपना संयम वापस पाया। उसकी आवाज ठंडी हो गई। आप दिल्ली में क्या कर रहे हैं? अमन ने अपना सिर झुकाया। उसकी मुस्कुराहट और गहरी हो गई। तुम गलत हो, उसने सहजता से कहा। मैं दिल्ली में नहीं हूँ। वह रुक गया, खामोशी को असहनीय होने दिया। फिर एक द्वेष की झलक के साथ उसने आखिरी बार करते हुए अपनी बात जारी रखी।
दिल्ली पहले ही गिर चुकी है, यह मेरे नियंत्रण में है। कमरे में मौजूद लोगों पर ये शब्द किसी विस्फोट की तरह पड़े। कोई भी कुछ नहीं बोला। इस एहसास के बोझ ने उन्हें कुछ पल के लिए जड़ कर दिया। यहाँ तक कि हमेशा शांत रहने वाले अर्जुन की भी सांसें अटक गईं जब यह एहसास उनके अंदर उतरा। प्रताप ने मेज को इतनी जोर से पकड़ रखा था कि उसकी उंगलियां तनाव से सफेद पड़ गईं। बरसों में पहली बार राजपूतों को सच्चे डर का एहसास हुआ। और स्क्रीन पर अमन पीछे झुक गया। उसकी मुस्कान कभी कम नहीं हुई, मानो उन्हें जवाब देने की चुनौती दे रहा हो। कमरे में एक गहरा भारी सन्नाटा छा गया, जो केवल पर्दे की हल्की सी गुनगुनाहट से टूट रहा था। राजपूत जड़वत बैठे थे, उनके मन अमन के शब्दों के बोझ से जूझ रहे थे। तभी प्रताप धीरे से अपनी सीट से उठे। उनकी हरकतें सोच समझकर की जा रही थीं, लेकिन उनमें दबा हुआ क्रोध उबल रहा था। जब वह अंततः बोला तो उसकी आवाज भारी हो गई। उसके शब्द भयंकर हौंफने के साथ साथ चीखने चिल्लाने लगे। क्या बकवास कर रहे हो कमीने, मैं इस पर विश्वास नहीं कर सकता। वह जोर से चिल्लाया और अपने हाथों को मेज पर जोर से पटक दिया। स्क्रीन के दूसरे छोर पर अमन ने जवाब देने से पहले गहरी सांस ली। तो फिर ये देखो। स्क्रीन घूम गई और हथकड़ियों में बंधे मंत्रियों का एक समूह दिखाई दिया, जिनके चेहरे पर भय और सदमे के भाव थे। ये देखते ही प्रताप का क्रोध और भी भड़क उठा और वह चिल्लाते हुए लाल हो गया। ये संभव नहीं है, ये पो नहीं है, गाहब। उसके शब्द उस समय चुप गए जब वह दर्द से अपनी छाती पकड़े हुए करा उठा। पिता, दादाजी, अर्जुन और रुद्र, जो प्रताप के सबसे करीब बैठे थे, जल्दी से प्रताप को सहारा देने के लिए दौड़े, लेकिन दांत पीसते हुए प्रताप ने उन्हें दूर धकेल दिया। उसकी आवाज भारी लेकिन विद्रोही थी। अमन, तुम्हें लग सकता है कि तुमने एक लड़ाई जीत ली है, लेकिन याद रखना कि यह युद्ध अभी खत्म नहीं हुआ है। तुम्हें ये फैसला लेने पर पछतावा होगा। नवीनतम अध्याय एम्पायर पर पढ़े। अमन की मुस्कुराहट और गहरी हो गई। उसका शांत व्यवहार कमरे में व्याप्त आक्रोश को और बढ़ा रहा था। ओह, मुझे यकीन है बूढ़े, लेकिन मुझे बताओ, उसने थोड़ा आगे झुकते हुए कहा। उसकी आवाज बनावटी जिज्ञासा में बदल गई, जो मजाक जैसी लग रही थी। क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम्हारे पास अब भी वो ताकत है जो पहले थी? तुम्हारा राज्य, तुम्हारा गौरव और तुम्हारी विरासत, सब कुछ तुम्हारी आंखों के सामने ढह रहा है। रुद्र ने मेज पर जोर से मुक्का मारा। उसकी आंखें गुस्से से लाल हो गईं। बस हो गया तुम्हारा खेल। अगर तुम्हें लगता है कि तुम हमें डरा सकते हो तो तुम बहुत बड़ी गलतफहमी में हो। हम तुम्हें ढूंढ निकालेंगे और इसका खात्मा कर देंगे। अमन ने मजाकिया लहजे में हाथ उठाया, उसे मनाने की कोशिश करते हुए। श्री रुद्र, नहीं श्री रुद्र, उसने लगभग हंसते हुए कहा। कितने तीखे शब्द हैं, लेकिन शायद आपको पहले खुद को बचाने पर ध्यान देना चाहिए। वह पीछे झुक गया। उसके चेहरे पर एक ठंडे संकल्प का भाव आ गया। देखिए, मैं खोखली धमकियां नहीं देता। स्क्रीन अचानक लाइव फीड पर आ गई, जिसमें किले के चारों ओर बख्तरबंद गाड़ियों के काफिले की तस्वीर दिखाई दे रही थी। चिकने भविष्यवादी परिधान पहने सैनिक सटीकता से आगे बढ़ रहे थे। उनके हथियार शाम की धुंधली रोशनी में चमक रहे थे। उनके ऊपर ड्रोन भयावह रूप से भिन-भिना रहे थे। उनकी सरचलाइटें खंजरों की तरह हवा में घूम रही थीं। किला, जो कभी राजपूत गौरव का गढ़ था, अब निशाने पर था। राजपूत स्क्रीन की ओर देखते रहे। उनके चेहरे पर क्रोध से लेकर आश्चर्य और भय का मिश्रण दिखाई देने लगा। प्रताप की तीखी और आदेशात्मक आवाज ने तनाव को चीर दिया। युद्ध के लिए तैयार हो जाओ, द्वारों को मजबूत करो और आसपास के हर सैनिक को सतर्क कर दो। हम अपनी जमीन पर डटे रहेंगे, चाहे कोई भी कीमत चुकानी पड़े। पहरेदार आदेश का पालन करने के लिए तुरंत हरकत में आ गए और देखते ही देखते भव्य हॉल में हलचल मच गई। अर्जुन ने अपनी तलवार की मूठ पकड़ ली। उसका जबड़ा दृढ़ निश्चय से कस गया। पिताजी, उसने धीमी लेकिन स्थिर आवाज में कहा, हम उसे दीवारें तोड़ने नहीं दे सकते। अगर वह अंदर घुस गया तो सब खत्म। प्रताप ने सिर हिलाया। उसके चेहरे पर कठोरता आ गई। हम ऐसा नहीं होने देंगे। जगेश, विशाल, अपनी टुकड़ियां उत्तरी विंग में ले जाओ। रुद्र, साइबर सुरक्षा का ध्यान रखो। सुनिश्चित करो कि हमारा संचार बरकरार रहे। हम समन्वयक होने का जोखिम नहीं उठा सकते। अमन की आवाज ने उनकी रणनीति बनाने की प्रक्रिया में बाधा डाली। उसके स्वर में मजाक की झलक थी। एक बहादुरी भरा प्रयास, मुझे यकीन है, लेकिन तुम्हें शायद पीछे मुड़कर देखना चाहिए। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, एक बहरा कर देने वाले धमाके ने पूरे किले को हिलाकर रख दिया। किले की प्राचीन दीवारें जोर से हिल गईं और जिस पत्थर से वे बने थे, वह जोर से टूटने लगा। कमरे में अफरा तफरी मच गई और जल्द ही धुआं और मलबा हवा में भर गया। बाहर से गोलियों की आवाजें गूंजने लगी और सैनिक आदेश देते हुए अंदर घुस आए। अर्जुन, एक राजपूत होने के नाते, अपने साथ तलवार रखते थे। चारों ओर शोरगुल देखकर उन्होंने अपनी तलवार म्यान से निकाल ली। उनकी आवाज शोर से ऊंची थी। दीवारों की ओर, अपनी पूरी ताकत से महल की रक्षा करो। युद्ध का संघर्ष तेज हो गया। गोलियों की आवाजें गलियारों में गूंज रही थीं। सैनिकों की चीखें और उनके नेताओं के तीखे आदेश आपस में मिल रहे थे। धमाकों ने रात के आसमान को जगमगा दिया, जिससे युद्ध क्षेत्र में एक भयानक चमक छा गई।
ड्रोनों की गूंज एक बहरा कर देने वाली गर्जना में बदल गई, जैसे वे एक घातक तूफान की तरह झुंड में आ रहे हों, समन्वित हमले कर रहे हों, उनके हथियार महल की सुरक्षा पर विनाश की बारिश कर रहे हों। अफरा तफरी के बीच रुद्र की आवाज शोर को चीरती हुई अपने कम्युनिकेटर में चिल्लाई। उसकी आवाज तनावपूर्ण और जरूरी थी। हम हार रहे हैं। बाहरी दरवाजे ज्यादा देर तक टिक नहीं पाएंगे। हमें अब अतिरिक्त सैनिकों की जरूरत है। हॉल के बीचों बीच प्रताप ऊंचे खड़े थे, चारों ओर की हलचल के बावजूद उनका विशाल शरीर प्रभावशाली था। अपनी जगह पर डटे रहो, उन्होंने जोर से कहा। ये किला सदियों से खड़ा है, आज रात नहीं गिरेगा। लेकिन जैसे ही वह बोल रहा था, लड़ाई की आवाजें नजदीक आ रही थीं। लोहे की टक्कर और गोलियों की तेज तड़तड़ाहट पुराने हॉल में गूंज रही थी। सैनिक कमरे में घुस आए, उनके चेहरे दहशत से भरे हुए थे। वे दूसरा गेट तोड़कर घुस आए हैं। उनमें से एक कांपती आवाज में चिल्लाया, हम पर कब्जा हो गया है। जैसे जैसे किला हिंसा के भंवर में डूबता गया, क्रूर गोलियों और हताश चीखों की आवाजों ने हवा में अराजकता का कोलाहल मचा दिया। लेकिन राजपूतों ने बेजोड़ क्रूरता से युद्ध किया। उनकी युद्ध घोषणाएं अराजकता में गूंज रही थीं, लेकिन इस शोरगुल के बीच अमन की शांत उपहासपूर्ण आवाज उनके मन में गूंज रही थी। उनके दुश्मन द्वारा उन पर ढाए गए प्रचंड बल की एक भयावह याद। भव्य हॉल में तनाव का माहौल था, क्योंकि बाहर युद्ध की चीखें हर पल तेज होती जा रही थीं। कक्ष का दरवाजा चरमराया और 3 महामानव अंदर दाखिल हुए, उनके चेहरे पर गंभीर भाव और शरीर जर्जर। सर, हम अब और अधिक देर तक नहीं रुक सकते, उनमें से एक ने हताश स्वर में कहा। दुश्मन हमसे अनगिनत गुना अधिक शक्तिशाली है, एक अन्य ने अपने माथे से खून पोंछते हुए कहा। प्रताप की मुट्ठियां मेज पर जोर से पटकने लगी, उसके चेहरे पर गुस्से और अविश्वास का भाव था। ये क्या बकवास है? हमने तुम पर इतना पैसा खर्च किया, फिर भी तुम हमें ये दे रहे हो? बेकार। उसकी आवाज हताशा से भर गई। हम इतनी आसानी से कैसे हार सकते हैं? प्रतिरोध कहाँ है? राजपूतों की खूनी भावना कहाँ है? रुद्र आगे बढ़ा, उसकी नजरें इतनी तेज थीं कि मानो लोहे को चीर रही हों। ऐसा कैसे हो सकता है? तुम किस चीज का सामना कर रहे हो जो इतनी दुर्गम है? इससे पहले कि सुपरह्यूमन जवाब दे पाते, दरवाजे जोरदार धमाके के साथ खुल गए। सबने मुड़कर देखा तो घुसपैठियों का एक समूह हॉल में घुस रहा था। उनके आने से पूरे कमरे में सिहरन दौड़ गई। प्रसिद्ध हेलो मास्टर चीफ जैसे दिखने वाले हथियारबंद सूट पहने ये घुसपैठी अदम्य प्रभुत्व का आभास दे रहे थे। तीनों महामानव तुरंत रक्षात्मक मुद्रा में आ गए। उनके उन्नत शरीर स्प्रिंग की तरह कुंडलित होकर वार करने के लिए तैयार थे। बिना किसी हिचकिचाहट के उन्होंने हमला शुरू कर दिया। एक महामानव बिजली की गति से आगे बढ़ा और पास खड़े कवचधारी व्यक्ति पर जोरदार मुक्का मारा, लेकिन कवच ने सहजता से वार झेल लिया और एक हल्की सी गुनगुनाहट निकाली, मानो उसके प्रयास का मजाक उड़ा रहा हो। बख्तरबंद मानव ने एक तेज बैकहैंड से जवाबी हमला किया, जिससे महामानव कमरे में उड़ गया और दीवार से टकराकर एक भयानक धमाका हुआ। दूसरा महामानव हवा में उछला और दूसरे घुसपैठिए पर एक जबरदस्त लात मारी, लेकिन हमला जमीन पर गिरने से पहले ही बख्तरबंद मानव ने एक हाथ उठाया और एक पल्स तोप दाग दी। तोप से निकला ऊर्जा विस्फोट हवा में ही हुआ और महामानव किसी चिथड़े की गुड़िया की तरह जमीन पर गिर पड़ा। आखिरी महामानव ज्यादा सतर्क चक्कर लगाता हुआ कोई रास्ता ढूंढ रहा था, लेकिन सूट बहुत ज्यादा उन्नत थे। कमरे में अचानक ऊर्जा का एक झोंका आया, जिसने उसे कोई कदम उठाने से पहले ही बेहोश कर दिया। पिताजी, हमें जाना होगा, जागेश चिल्लाया। घुसपैठियों के आगे बढ़ने पर उसकी आवाज में भय व्याप्त हो गया। कभी नहीं, प्रताप चिल्लाया। उनका अभिमान भारी विपरीत परिस्थितियों के बावजूद भी डगमगाने से इनकार कर रहा था। पापा, दादाजी, ये पागलपन बंद करो, विशाल चिल्लाया और उसने और जगेश ने प्रताप को पकड़कर अपने कंधों पर उठा लिया। भाई, हम तुम्हें ढक देंगे। साम्राज्य से विशेष रोमांच का आनंद ले, लेकिन अभी वे कुछ ही कदम चले थे कि एक धीमी सी भिनभिनाहट हवा में गूंज उठी। कमरे में एक तेज बिजली का झटका लगा, जिसने तीनों को पीठ पर चोट पहुंचाई। जगेश और विशाल चीख पड़े। जैसे ही ऊर्जा उनके शरीर में दौड़ी, उनकी मांसपेशियां अकड़ गईं। वे जमीन पर गिर पड़े, जोर से कांपने लगे। प्रताप पर उनकी पकड़ ढीली पड़ गई और वह जोर से धड़ाम से नीचे गिर पड़ा। एक पल के लिए हॉल में अजीब सा सन्नाटा छा गया। सिर्फ घुसपैठियों के सूट की आवाज सुनाई दी। फिर दरवाजे की तरफ से एक बार फिर भीषण गोलियों की आवाजें गूंजने लगीं। जैसे जैसे और सैनिक लड़ाई में शामिल होते गए, गोलियां दीवारों और कवच से टकराती गईं। उनकी चीखें पूरे भव्य हॉल में गूंजती रहीं। उन्हें रोको, कोई चिल्लाया। हथियारों की टक्कर और दर्द भरी चीखों के बीच उनकी आवाज बमुश्किल सुनाई दे रही थी, जिससे युद्ध का एक अराजक माहौल बन गया था। महामानवों ने संभलने और फिर से लड़ाई में शामिल होने के लिए संघर्ष किया, लेकिन घुसपैठिए बेरहम थे, ठंडी यांत्रिक सटीकता से उनके प्रतिरोध को चीरते हुए।
जैसे जैसे लड़ाई की आवाजें तेज होती गईं, प्रताप जमीन पर पसर गया। उसकी आंखें असहाय होकर अपने सामने हो रहे नरसंहार को देख रही थीं। जिंदगी में पहली बार उसने बेबसी की घुटन भरी चुभन महसूस की। हार का बोझ उसकी छाती पर भारी पड़ रहा था। वह किला, उनका गढ़ और वह सब कुछ जो उनके पूर्वजों के खूनी बलिदान से बना था, धीरे धीरे उसकी आंखों के सामने ढह रहा था। उसे सोचने पर मजबूर कर रहा था कि उसे कहाँ गलती हो गई। युद्ध के मैदान के ऊपर आकाश में उड़ान भरते जेट विमान में निजी विमान बादलों को चीरता हुआ धीरे धीरे गुनगुना रहा था। उसका चिकना आलीशान इंटीरियर नीचे फैली अराजकता के बिल्कुल विपरीत था। अमन आलीशान लाउंज की आलीशान चमड़े की सीट पर आराम से बैठा था और बिना अल्कोहल वाली कॉकटेल की चुस्कियां ले रहा था। उसके होठों पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई और वह बुदबुदाया, आजकल सब कुछ बहुत अस्त व्यस्त है। पीछे झुके हुए उसकी आंखों में संतुष्टि की चमक थी। शुक्र है, सब कुछ बिना किसी परेशानी के निपट गया। आखिरकार हम ज्यादा ढिलाई तो नहीं बरत सकते। उसके विचार उस सावधानी पूर्वक की गई योजना की ओर लौट गए जिसने उसे इस मुकाम तक पहुंचाया था। चुनाव के बाद से जब जनता उत्सुकता से उमड़ पड़ी थी, वह समाज के हर तबके में लगातार घुसपैठ कर रहा था। गेट के आसपास के इलाके से लेकर संसद तक उसकी पकड़ लगातार मजबूत होती जा रही थी। दुकानदार, रेस्टोरेंट मालिक, यहाँ तक कि रेडी पटरी वाले भी एक एक करके धीरे धीरे उसके एजेंटों ने उनकी जगह ले ली थी और सभी शहर के हर कोने पर कब्जा करने के लिए रणनीतिक रूप से तैनात थे। इलाके में हथियारों और सूट की तस्करी सबसे बड़ी चुनौती थी, लेकिन उसे भी बड़ी चतुराई से छुपाया गया था। जब सूट की पहली खेप पहुंची थी तो उसने ऑरोरा से मजाक में कहा था, कॉस्प्ले। किसी भी अनजान नजर के लिए ये हाईटेक उपकरण किसी गेमिंग कन्वेंशन की पोशाकें समझ लेना आसान था, लेकिन उनके सूट बिल्कुल भी साधारण नहीं थे। जहां उनके अपने कवच में एक तीक्ष्ण, लगभग शाही दक्षता झलकती थी, वहीं उनके सैनिकों के कवच एक भयावह, भविष्यवादी डिजाइन वाले थे, जो गेमिंग संस्कृति की एक सूक्ष्म झलक थे, फिर भी किसी की कल्पना से कहीं अधिक उन्नत थे। ये सूट विभिन्न रूपों में उपलब्ध थे, जिन्हें विशिष्ट कार्यों और भूमिकाओं के लिए सावधानीपूर्वक तैयार किया गया था। संदेह पैदा न हो इसके लिए और उन्हें सार्वजनिक रूप से छिपाकर रखने के लिए प्रत्येक सूट की सावधानीपूर्वक निगरानी की जाती थी। जहां तक हथियारों की बात है, वे भी अपनी डिजाइन में परिष्कृत इंजीनियरिंग की उत्कृष्ट कृतियां थे, फिर भी उन्हें जानबूझकर साधारण दिखने के लिए डिजाइन किया गया था, जो रोजमर्रा के वातावरण में सहज रूप से घुल मिल जाते थे। उनके एजेंट ट्रैफिक पुलिस, खाने पीने के सामान बेचने वालों और आम नागरिकों के वेश में रणनीतिक क्षेत्रों में लोगों के आने जाने का मार्गदर्शन करने लगे थे। सड़कें साफ कर दी गईं, रास्ते खोल दिए गए और अराजकता को न्यूनतम रखा गया। ये सब उनके सटीक नियंत्रण में था। उसकी योजना को और भी ज्यादा खतरनाक बनाने वाली बात यह थी कि उसके एजेंटों की भर्ती कैसे की गई थी। हालांकि कुछ को जबरदस्ती रिप्रोग्राम किया गया था, लेकिन ज्यादातर लोग मनोरंजन के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले VR हेडसेट्स के बेखबर शिकार थे। खेल उनके दिमाग में सूक्ष्म प्रोग्रामिंग बिठाते हुए उनके प्रवेश द्वार बन गए। यह एक खामोश वायरस की तरह था जो धीरे धीरे उनके विचारों और कार्यों को बदल रहा था और किसी भी क्षण सक्रिय होने के लिए तैयार सोए हुए एजेंटों का एक नेटवर्क बना रहा था। एक ऐसा वायरस जो इच्छानुसार किसी व्यक्ति का मन बदलने में सक्षम था। ऑरोरा, जो अमन को चुपचाप देख रही थी, आखिरकार बोली, हालांकि सब कुछ योजना के अनुसार हुआ, फिर भी एक बड़ा जोखिम है। अगर एक भी गुट गुंडागर्दी करता है तो वे परमाणु बम विस्फोट कर सकते हैं या बेकाबू अराजकता फैला सकते हैं। अमन की मुस्कान फीकी पड़ गई, उसकी आंखें सिकुड़ गईं। यही तो मुझे बहुत चिंता है, उसने कहा। उसकी आवाज शांत लेकिन मजबूत थी। वह जानता था कि वह अपनी सुरक्षित जगहों में शारीरिक रूप से सुरक्षित रह सकता है, लेकिन परमाणु हमले से होने वाला पर्यावरणीय विनाश और परिणाम विनाशकारी होंगे। उसने मानो अपने मन के बुरे विचारों को दूर करने के लिए सिर हिलाया। ऑरोरा, राजपूतों को किसी सुरक्षित जगह पर बंद रखो, उनके साथ अच्छा व्यवहार करो, उन्हें उचित भोजन, पानी और जो भी जरूरत हो वो सब दो। उन्हें जिंदा और आराम से रखो, उन्हें बेवजह तकलीफ देने की कोई जरूरत नहीं है। रोजर, ये तभी इंटरकॉम पर पायलट की आवाज गूंजी, सर, हम जल्द ही दिल्ली पहुंच जाएंगे। अमन ने अपना गिलास नीचे रख दिया, उसकी मुस्कान लौट आई। बहुत बढ़िया, अब उन कीड़ों को कुचलने का समय आ गया है जो बहुत देर से भिनभिना रहे हैं। अपने पैरों पर खड़े होकर उसने अपने सूट को ठीक किया और खिड़की से बाहर नीचे फैले शहर को देखा। उसे आने वाले तूफान का कोई पता नहीं था। यूएसएल में वाल्टर थॉम्पसन एक आलीशान चमड़े के सोफे पर बैठे थे। उनकी उंगलियां उनके बगल में रखी मेज के किनारे पर ताल से ताल मिला रही थीं। उसके सामने एक व्यक्ति जो एक विशेष सूट पहने हुए था, बातचीत में मग्न था। कभी कभी गिलास पर बर्फ की खनक उनके शब्दों को विराम दे रही थी, जबकि वाल्टर एक पे को बिना ध्यान दिए घुमा रहा था। उसकी निगाहें उसके सचिव की ओर आ रही आकृति पर जा रही थीं। आदमी का चेहरा पीला पड़ गया था, उसके कदम झिझक रहे थे जैसे जैसे वह पास आ रहा था।
वाल्टर ने हाथ उठाकर चल रही बातचीत रोक दी। उसकी तीखी नजरें सचिव की ओर मुड़ गईं। उसका भाव समझ से परे था। मुझे 1 मिनट दो, वाल्टर ने अपने साथी से कहा। उसकी आवाज मधुर लेकिन आज्ञाकारी थी। जैसे ही उस आदमी ने सिर हिलाया और पीछे हटा, वाल्टर की पैनी नजरें अब उसके सामने खड़े घबराए हुए व्यक्ति पर टिक गईं। अच्छा, वाल्टर ने पूछा। उसका स्वर शांत था, फिर भी उसमें एक अनकही धार थी। सचिव ने गहरी सांस ली और चिंता से तनावग्रस्त चेहरे के साथ अपना सिर उठाया। सर, हमने राजपूतों से संपर्क खो दिया है। एक पल के लिए कमरे में एक गहरा सन्नाटा छा गया, जो दूर दीवार पर लगी घड़ी की धीमी टिक टिक से टूटा, जो हर पल तेज होती जा रही थी। वाल्टर की नजर थोड़ी सिकुड़ गई, हालांकि उसके चेहरे पर कोई आश्चर्य नहीं था। आगे बढ़ो, वाल्टर ने अपनी सीट पर पीछे झुकते हुए कहा। सचिव ने अपना माथा पोंछा। उनकी आवाज कांप रही थी और वे आगे बोले। हमारे पिछले संदेश में इंदिरा में भीषण लड़ाई के संकेत मिले थे। वहां अफरा तफरी मची हुई थी। गोलियां, धमाके, लगता है बड़ी संख्या में सैनिक शामिल थे। हमें शक है कि यह एक सुनियोजित हमला था, लेकिन उसके बाद से हमें कोई पुष्टि नहीं मिली है। वहां तैनात हमारे सभी कर्मचारी चुप हो गए हैं। वाल्टर की आंखें गहरी हो गईं और उसने धीरे से सांस छोड़ते हुए मानो स्थिति की गंभीरता पर विचार किया हो। फिर भी उसके चेहरे पर चिंता की बजाय जिज्ञासा, शायद मनोरंजन की एक हल्की सी झलक थी। तो वाल्टर ने धीमी आवाज में कहा, एक परिवार जिसने पीढ़ियों तक इतने प्रभावशाली ढंग से शासन किया है, वह इस स्थिति में आ गया है। वह जानबूझकर धीमी चाल से खड़ा हुआ। उसकी लंबी कद काठी कांपती हुई सेक्रेटरी पर छाया डाल रही थी। एक क्षण के लिए उसके होंठ एक हल्की सी मुस्कुराहट में बदल गए। तुम इतना डर किस बात से रहे हो? वाल्टर ने हल्के स्वर में लगभग मजाक करते हुए पूछा। दुनिया का यही दस्तूर है ना? परिवार बनते हैं, परिवार गिरते हैं, गद्दी छीनी जाती है और गद्दी खोई जाती है। यह कोई नई बात नहीं है। सेक्रेटरी ने जल्दी से सिर हिलाया। समझ नहीं आ रहा था कि क्या जवाब दे। वाल्टर के चेहरे के भाव बदल गए और उसका हास्य जितनी जल्दी प्रकट हुआ था, उतनी ही जल्दी गायब भी हो गया। उसकी आंखें ठंडी खंजर जैसी तीखी हो गईं। लेकिन वाल्टर ने अपनी आवाज को एक ठंडी नीरसता में बदलते हुए कहा, मुझे परवाह नहीं कि इंद्र पर कौन राज करता है। मुझे उनकी छोटी मोटी लड़ाइयों, सत्ता के लिए उनके संघर्षों या उनके द्वारा फैलाई गई अराजकता की परवाह नहीं है। ये सब मेरे लिए अप्रासंगिक हैं। मुझे बस इस बात की परवाह है कि वे संघ के नियमों का पालन करें। साम्राज्य पर विशेष कहानियां खोजे। वह धीरे धीरे चलने लगा। उसके कदम नीचे बिछे मोटे गलीचे से दब गए। उसका मन पिछली बार की यादों में खो गया, जब ऐसी ही स्थिति पैदा हुई थी, जिसने उनकी सावधानी से रखी गई गोपनीयता को खतरे में डाल दिया था। एक ऐसा समय जब संघ का अस्तित्व सार्वजनिक हो गया था। यह एक आपदा थी। घटना नियंत्रण से बाहर हो गई थी। षड्यंत्र के सिद्धांत बेकाबू हो गए थे और अशांति जंगल की आग की तरह फैल गई थी, जिससे उस व्यवस्था को ही खतरा पैदा हो गया था जिसे बनाए रखने के लिए उन्होंने इतनी मेहनत की थी। पिछली बार जब ऐसा हुआ था तो दुनिया लगभग टुकड़े टुकड़े हो गई थी। वाल्टर ने जोर से कहा। उसकी आवाज में झुंझलाहट उभर आई। सरकारों को नियंत्रित करने वाले एक छिपे हुए समूह की अफवाहों ने दुनिया के लगभग हर कोने में अराजकता फैला दी। लोग आरोप प्रत्यारोप लगाने लगे। सरकारें अस्थिर हो गईं। और यह सब इसलिए हुआ क्योंकि कोई अपनी गड़बड़ी को रोकने में नाकाम रहा। उसकी नजर सचिव पर पड़ी। उसका स्वर कठोर था। हम उस त्रासदी को दोहराना बर्दाश्त नहीं कर सकते। इस स्थिति को चुपचाप सुलझाना होगा। मैं नहीं चाहता कि संघ को इस मामले में घसीटा जाए। सचिव ने तुरंत सिर हिलाया। उसकी चिंता स्पष्ट थी। अभी तो हम चुपचाप बैठे रहेंगे और धूल जमने देंगे, वाल्टर ने आगे कहा। जब स्थिति साफ हो जाए तो दूसरी तरफ जो तार खींच रहा है उसे संदेश भेज देना। और संदेश में क्या लिखा होना चाहिए, महोदय? सचिव ने सावधानी से पूछा। वाल्टर की आंखों में बर्फीले संकल्प की चमक थी। उसे यह बता दो, फेडरेशन को इस बात से कोई शिकायत नहीं है कि इंद्र पर किसका नियंत्रण है, लेकिन वे फेडरेशन द्वारा तय की गई शर्तों का पालन करेंगे। पालन न करना बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सचिव थोड़ा झुका और पीछे हट गया, जिससे वाल्टर एक बार फिर अकेला रह गया। वाल्टर अपनी सीट पर वापस आ गया। उसके होठों के कोनों पर हल्की सी मुस्कान थी जब वह अपने गिलास में एम्बर रंग का तरल पदार्थ घुमा रहा था। मूर्खों को अपना खेल खेलने दो, वह मन ही मन बुदबुदाया। लेकिन उन्हें जल्द ही पता चल जाएगा कि असली हुक्म किसके हाथ में है। बाहर का तूफान शांत हो गया था, लेकिन फेडरेशन के छायादार प्रभाव के हॉल के भीतर एक तूफान शुरू हो गया था, जिसे स्वयं वाल्टर थॉम्पसन ने संचालित किया था। सचिव के जाने के बाद वाल्टर ने खुद को थोड़ा संयत किया। उसके विचार अभी भी राजपूत वाली स्थिति पर ही टिके हुए थे। फिर तनाव को दूर करते हुए वह मुड़ा और अपने मेहमान के पास वापस चला गया। उसकी चाल सोची समझी थी, भाव शांत थे, फिर भी उसके चारों ओर एक अधिकार का भाव था जो पूरे कमरे में व्याप्त था।
ठीक है एलियन, वाल्टर ने पास आते हुए सहजता से कहा। उसकी आवाज गर्मजोशी से भरी हुई थी, फिर भी आदेशात्मक थी। अब हमारे पास पूरा समय है। दुनिया के सबसे अमीर आदमी, एलियन हस्क ने अपनी सीट से ऊपर देखा। 500 अरब डॉलर की सार्वजनिक संपत्ति के साथ वह एक ऐसी हस्ती थे जिन्हें शायद ही कोई नजरअंदाज कर पाता। एक दूरदर्शी के रूप में प्रसिद्ध, एलियन ने इलेक्ट्रिक वाहनों और अंतरिक्ष अन्वेषण से लेकर कृत्रिम बुद्धिमत्ता और सतत ऊर्जा तक कई उद्योगों में क्रांति ला दी थी। उन्हें ऐसे संपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्रों के निर्माण का श्रेय दिया जाता है जिन्होंने वैश्विक अर्थव्यवस्था को नया रूप दिया। एलियन की कंपनियों ने दुनिया भर के बाजारों पर अपना दबदबा कायम कर लिया था। उनके इलेक्ट्रिक वाहनों के साम्राज्य ने पेट्रोल कारों को लगभग अप्रचलित बना दिया था और उनकी महत्वाकांक्षी अंतरिक्ष परियोजनाओं ने मानवता को अंतर्ग्रहीय उपनिवेशीकरण की ओर अग्रसर किया था। न्यूरल तकनीक में उनके हालिया नवाचारों ने ऐसे उपकरण बनाए जो मानवीय विचारों को मशीनों के साथ सहजता से एकीकृत करते थे, जिससे एक महान नवप्रवर्तक के रूप में उनकी प्रतिष्ठा और भी मजबूत हुई। इन सब के बावजूद एलियन हस्क अपनी ताकत का बेतहाशा प्रदर्शन करने वाला इंसान नहीं था। वह लंबा चौड़ा और दुबला पतला था और आत्मविश्वास से भरा लेकिन विचारशील व्यवहार रखता था। उसकी तीखी आंखें उसकी अदम्य इच्छाशक्ति का संकेत देती थीं, जबकि उसके बिखरे बाल और साधारण कपड़े उसे एक विलक्षण व्यक्तित्व देते थे। फिर भी जैसे ही वाल्टर ने उसे संबोधित किया, एलियन खड़ा हो गया और सम्मान में हल्का सा सिर हिलाया। क्या कोई बड़ी मुसीबत थी, सर वाल्टर? एलियन ने विनम्रता से पूछा। वाल्टर को संबोधित करने का उनका तरीका बहुत कुछ कहता था। अपनी अपार संपत्ति और प्रभाव के बावजूद एलियन समझ गया था कि वाल्टर एक बिल्कुल अलग स्तर पर काम करता है। वाल्टर सिर्फ धन संपदा का धनी नहीं था, वह सत्ता के छिपे हुए तंत्रों को नियंत्रित करता था। एलियन जानता था कि अगर वाल्टर को कभी जरूरत पड़ी तो वह एक ही आदेश से अपनी बनाई हुई हर चीज को ध्वस्त कर सकता है। वाल्टर ने चिंता को दूर करते हुए हल्के से हंसते हुए कहा, कोई परेशानी वाली बात नहीं, बस एक नई शक्ति उभर रही है और लहरें पैदा कर रही है। एलियन ने अपनी भौहें उठाईं, उसकी जिज्ञासा बढ़ गई। हम कौन है? वाल्टर की मुस्कान और चौड़ी हो गई, उसकी आंखों में एक गहरी चमक आ गई। यह अमन नाम का एक नौजवान है। आपने शायद अभी तक इसके बारे में ज्यादा नहीं सुना होगा, लेकिन हाल ही में हुए कुछ बड़े राजनीतिक बदलावों के पीछे यही है।